नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि जब आप आते हैं तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद में आप पूरी क्लास देखिए। आपको लगा है कि क्लास हमारे लिए उपयोगी है तो जो भी आपको उचित कमेंट लगता है वो कमेंट कर दिया कीजिए। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम जो कवि पढ़ रहे हैं इनके संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं, जैसे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, बच्चन जी हुए, डॉक्टर नगेंद्र हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या अन्यत्र भी जो समीक्षात्मक आलोचक हैं, उनके जो कहे गए कथन होते हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। या कवियों की जो पंक्तियाँ होती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं हम देवदत्त को पढ़ेंगे, यानी कि देव को, जो रीतिकालीन कवि हैं, तो इनके संबंध में या इनकी जो पंक्तियां हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखवाना बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। समय का अभाव चल रहा है, आपके पास भी हमारे पास भी। हमें क्लासेज बहुत जल्दी हमें पाठ्यक्रम कंप्लीट करवाना है। बहुत लोगों की कमेंट आती हैं, कॉल भी आती हैं कि मैम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये तो आप ना कहिएगा कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जितना हमारा प्रयास है, हम अपने से भी जितनी कोशिश है उससे भी ज़्यादा हम प्रयास करके आपको क्लासेज प्रतिदिन दे रहे हैं। 2 क्लासेज 3 क्लासेज 2 तो कंटिन्यू आपको मिल ही रही हैं। क्लासों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन बीच में कुछ इश्यूज़ होने की वजह से 2 तो रहती ही हैं, 3 भी आ जाती हैं। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हैं, अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखिएगा। वैसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट एक क्लास देख लेता है वो फिर शुरू से ही, जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं वो शुरू से स्वयं क्लास देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परीक्षा उपयोगी संकलन हमें मिल रहा है। तो इसी के साथ में बात करते हैं, हम लोग इस समय चल रहे थे। हाँ, एक कमेंट आया था कि आपने 12 मासा कहाँ से मतलब लिखवाया है। तो देखिए, जो भी हम आपको तथ्य दे रहे हैं प्रामाणिक है। आपको अब पेज नंबर भी देंगे तो कमेंट में ये अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन करते हैं प्रत्येक रविवार को। पब्लिकली चैट ओपन रहती है, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको कहीं असमंजस हो रहा है किसी प्रश्न को लेके या किसी तथ्य को लेके, तो आप रविवार तक की आप प्रतीक्षा कीजिए। रविवार के दिन जैसे ही व्हाट्सएप चैट ओपन होती है, आप उसमें अपना प्रश्न दे सकते हैं। इसीलिए हमारा उद्देश्य था व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का, वरना कोई औचित्य नहीं था व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। और जो भी प्रामाणिक तथ्य हैं, एक कमेंट और आया था हमें डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास में। तो देखिए, जो भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, या यहाँ पे जब आप देव की रचनाएं देख रहे होंगे तो ये सब इतिहास ग्रंथों से लिए गए हैं। और इतिहास ग्रंथों में यदि एक लाइन भी लिखी हुई है, वो कब प्रश्न बन जाती है, कब वो कथन बन जाती है, आप नहीं समझ पाएंगे उसको। ठीक है, इसीलिए हम कथन यहाँ पे नहीं लिखवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम आपको भरपूर कथन दे देते हैं। जितने कथन बन सकते हैं पेपर में, जहाँ से कथन बन सकते हैं, वो सब तथ्य हम आपको वहाँ पे देते हैं। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे आज इस समय हम रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवियों की हम लोग बात कर रहे थे। और इससे पहले की कई क्लास हम देख चुके हैं रीतिकाल में। हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने अपना शुरू किया था, आदिकाल भक्तिकाल भी पूरा कंप्लीट हुआ है। रीतिकाल में इस समय हम बात करते हैं कवि देव की। तो चलिए देव के विषय में जानते हैं। देव, इनका पूरा नाम जो है देवदत्त है, या कहें तो ये इनका मूल नाम है। मूल नाम क्या है इनका? देवदत्त है। समय की बात करें तो 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? इटावा, उत्तर प्रदेश। और निधन हुआ था इनका 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1673 से 1767 ईस्वी इनका समय ठहरता है। कहाँ? इटावा, उत्तर प्रदेश के ये थे। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? सनाड्य ब्राह्मण थे। इस समय हम की पॉइंट लेके आ रहे हैं आपको, जितना उपयोगी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, राजा सुजानमणि एवं अकबर अली आदि राजाओं के आश्रय में ये रहे थे। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो राजा आश्रित कवि हैं वो देव ही हैं।
इनको धिक्कारा भी गया है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा राजाओं के विषय में बहुत ज़्यादा राजाओं का वर्णन इनके विषय में मिलता है कि ये इनके दरबार में रहे थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में पहले थोड़ा सा नीचे दृष्टि डाल लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ माने हैं वो 23 माने हैं। मिश्र बंधुओं ने 72 या 52 माने हैं। और ये जो कह रहे हैं, इस तरह का जो कथन मिलता है डॉक्टर बच्चन सिंह ने बोला है। बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने 72 ग्रंथ माने हैं, लेकिन उपलब्धता के आधार पर उन्होंने 15 का ही नामोल्लेख किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से शुक्ल जी से तो प्रश्न बनते हैं। शुक्ल जी से प्रश्न नेट में भी बना है कि देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं। शुक्ल जी के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या कितनी है या रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 23 है। ये प्रश्न बन चुका है NTA नेट की परीक्षा में। इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। हम जो भी तथ्य लाते हैं आपके लिए प्रामाणिक लाते हैं, परीक्षा उपयोगी लाते हैं, और जो भी नेट, TGT, PGT या किसी भी अन्य राज्य की परीक्षा में जो प्रश्न बन चुके हैं उनको हम पूर्ण रूप से लेके आते हैं, या उनके आधार पर कहाँ से अगला प्रश्न बन सकता है ये भी हम आपके लिए लेके आते हैं। चलिए बात करते हैं इनके ग्रंथों में। तो पहले जो 15 हैं इनका चयन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। ठीक है, तो बात करते हैं भाव विलास, महत्वपूर्ण है। अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, छठी है जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, बहुत महत्वपूर्ण है। सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, 16वीं है वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25। इनको आप नहीं भी एक बार को याद करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस इनको पढ़े रहिएगा, क्योंकि हम बताते हैं कि जब भी इस तरह की गौण रचनाएं होती हैं उनसे वो आपको विकल्प काटने में सहायक होती हैं। ठीक है, और कभी कभी इनसे प्रश्न भी बन जाता है। आगे देख लेते हैं। रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन, राधिका विलास, सुमिल, विनोद, ये थी इनकी रचनाएं। अब इनमें महत्वपूर्ण देखिएगा, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, इसके बाद में प्रेम तरंग भी आप महत्वपूर्ण लगाइएगा, परीक्षा उपयोगी है। कुशल विलास, जाति विलास, इसके बाद में रस विलास, बहुत महत्वपूर्ण है रस विलास। रस विलास के बाद में सुख सागर, रस विलास के बाद में आपके प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, ये भी महत्वपूर्ण है। सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन, इसके बाद में सुख सागर तरंग, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपकी देव माया प्रपंच। ठीक है, यही इनकी जो रचनाएं हैं। रसानंद लहरी को आप ले सकते हो इसलिए क्योंकि लहरी करके कई रचनाएं हैं। ठीक है, गंगा लहरी भी रचना है, आगे देखेंगे। तो लहरी लेके इसलिए आप रचना ले सकते हो। और हम यही आपसे एक बात पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि जो एक नाम की रचनाएं हैं उनको आप एक जगह एकत्रित करते हुए जब चलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विलास करके रचनाएं हैं, ये विलास है, ये विलास है, ये विलास है। तो इन रचनाओं को थोड़ा जब आप एक जगह लिखे रहते हैं तो आपको अच्छे से आपके पास एक संकलन तैयार हो जाता है। जाति विलास भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण थी। और शुक्ल जी ने 23 ग्रंथ माने हैं, नेट में प्रश्न बन चुका है। मिश्र बंधुओं ने 72 या 52 माने हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अगर 72 होगा तो 72 देना होगा विकल्प में। अगर 15 की बात आती है तो 15 भी आप देंगे विकल्प में। अगर दोनों हैं तब तो प्रश्न कॉमन होके बाहर हो जाएगा, और अगर एक है दोनों में से 15 या 72 में से कोई एक है तो फिर वही विकल्प सही रहेगा डॉक्टर नगेंद्र के संबंध में। शुक्ल जी के संबंध में तो 23 ही सही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में देखते हैं देव की रचनाओं की विशेषताएं। चलिए, क्योंकि इनकी रचनाओं के एक एक साथ में अगर हम विशेषताएं लिखती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए गौड़ हमने एक साथ मतलब रचनाएं लिख दी हैं। इसमें आपको भी अच्छे से तैयारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता लग जाता है कि ये रचनाएं हैं। आप कोई ट्रिक बनाइए, जैसे आपको याद करनी है वैसे आप याद कीजिए। ठीक है, लेकिन क्लास ज़रूर शेयर करते रहिए। बात करते हैं, पहली रचना है इनकी भाव विलास। भाव विलास यह इनकी पहली रचना मानी जाती है।
यह है इनकी पहली रचना, यानी कि देव की पहली रचना मानी जाती है, मानी जाती है। समय की बात करें तो 1689 ईस्वी है, समय लिख लीजिए 1689, 1689 ईस्वी में है। यह रस भेद, श्रृंगार रस और नायिका भेद से संबंधित है, और नायिका भेद से संबंधित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें 39 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसमें 39 अलंकारों का विवेचन किया गया है, विवेचन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। इस पर जो रचनाओं का प्रभाव है, सीधा सीधा आप देखिएगा किन किन रचनाओं के आधार पर यह लिखी गई है। भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी, रस तरंगिणी, आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा इनको कि कौन कौन सी हैं। आगे हम सीधा सीधा रचना ही लिखेंगे। रस तरंगिणी, भामा का काव्यालंकार, भामा का काव्यालंकार। भामा के काव्यालंकार की बात करें तो दंडी काव्यादर्श, दंडी का काव्यादर्श, और शेखर की रचना क्या है? शेखर की नहीं है, केशव की लिखिए, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रसिक प्रिया और इन्हीं की है कवि प्रिया, कवि प्रिया इस रचना के आधार ग्रंथ हैं, यानी कि इन्हीं से आधार लेकर इनको लिखा गया है। माना जाता है कि सबसे पहले यह रचना आजम शाह को सुनाई थी। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, अगली बात करते हैं दूसरे नंबर पर अष्टयाम। अष्टयाम, इस रचना में दिन के 8 पहरों का, अष्टयाम से कई रचनाएं हो गई हैं, आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। किसमें है आपके? तो ये है अष्टयाम में। भवानी विलास की बात करें, अगली रचना है भवानी विलास। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जिनके विषय में पूछा जा सकता है, उन्हीं को विस्तृत थोड़ा दे रहे हैं। यह रचना यह रचना भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। इसमें इनके शौर्य का वर्णन है, क्योंकि जब कवि राजा को आश्रित समर्पित करके जब रचना लिखी गई है तो उन्हीं का शौर्य वर्णित होगा। प्रेम तरंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो रचनाएं लिखवा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। ये है नायिका संबंधी,
नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। देखिए इतना विस्तृत दे रहे हैं इसीलिए हमें कोई ये फोन नहीं करेगा आगे से कि जल्दी कंप्लीट कीजिए। कुशल विलास, कुशल विलास के विषय में जानते हैं। कुशल विलास यह है फफूंद के शासक, फफूंद के शासक कौन थे? तो कुशल सिंह। कुशल सिंह को, कुशल सिंह के आश्रय में, कुशल सिंह के आश्रय में रहकर लिखी थी। और जब इनके आश्रय में रहकर लिखी है और कुशल विलास है तो ये कुशल सिंह को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। आपको शॉर्ट में बताते हुए चल रहे हैं। जाति विलास की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जाति विलास नायिका भेद संबंधी यह ग्रंथ नायिका भेद संबंधी नायिका भेद संबंधी है। इसमें श्रृंगार रस के, श्रृंगार रस का चित्रण अनेक जातियों की नायिकाओं, अनेक जातियों की नायिकाओं के माध्यम से किया गया है, माध्यम से किया गया है। एक और देख लीजिए 7वें नंबर की रचना। चलिए आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे कभी आपको स्पष्ट ना दिखाई दे। चलिए बात करते हैं देव की रचनाओं में। बात करते हैं पहले नंबर पे भाव विलास। बहुत महत्वपूर्ण है, 1689 ईस्वी इसका समय है। ये क्या है, इनकी पहली रचना मानी गई है और इसी के साथ में इसमें एक तरीके से कहा जाता है कि काव्यांगों का विवेचन इन्होंने किया है। रस भेद, श्रृंगार रस और नायिका भेद से संबंधित ये ग्रंथ है। देखिए रीतिकाल में अधिकांशतः जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं नायिका भेद से संबंधित हैं ही, ठीक है। और इसमें 39 अलंकारों का विवेचन किया है। किसने? देव ने। कितने अलंकारों का? 39 अलंकारों का विवेचन किया है। भानुदत्त की रसमंजरी रस तरंगिणी, भामा का काव्यालंकार, दंडी का काव्यदर्श और केशव की जो रीतिकालीन ही कवि हैं केशव, उनकी रचना है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। आप पढ़ चुके हैं। इस रचना के आधार ग्रंथ हैं। तो देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि ये जो भानुदत्त हैं और दंडी हैं, इन सबसे प्रश्न नहीं बनेगा। हो सकता है यहाँ पे केशव को उठा लें, केशव दास की रचनाओं से पूछ लेगा कि किसका आधार ग्रंथ, मतलब इस रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है, या देव ने अपनी कौन सी रचना कवि प्रिया और रसिक प्रिया को आधार मानकर की है। क्योंकि संस्कृत की रचनाओं में तो आप प्रश्न को कर ही जाएंगे सही, एक्सपर्ट थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह रचना आजम शाह को सुनाई थी। औरंगजेब का पुत्र है आजम शाह थे, तो उनको ये रचना सुनाई थी। किसने? देव ने। अष्टयाम की बात कर लेते हैं। अष्टयाम से संबंधित कई रचनाएं मिली हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर जो भी जिन्होंने पढ़ी होंगी। अष्टयाम में इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा था किसी में राम के 8 पैरों का वर्णन था, किसी के में कृष्ण के 8 पैरों का वर्णन था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो नायक नायिका होते हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, उनकी जो पूरी जो दिनचर्या होती है, एक विलासपूर्ण जो दिनचर्या होती है, उसका वर्णन इसमें देव ने किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं भवानी विलास। यह भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है और इन्हीं के शौर्य का, दिनचर्या का, सबका वर्णन देव ने किया है। देखिए दरबारी साहित्य इसको भी हम कहेंगे, जैसे आदिकालीन साहित्य को कहा था, हम बताते हुए भी आ रहे हैं। अब कवि जिसके आश्रय में रहेगा तो उसके नाम से कहीं ना कहीं रचना भी लिखेगा, उसका शौर्य का जो वर्णन करेगा उन्हीं के नाम से करेगा, जैसे कि हमने आदिकाल में देखा था। आदिकाल की रचनाओं की समानताएं और रीतिकालीन काव्य की जो समानताएं हैं वो कुछ कुछ मिलती हैं, बस अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहाँ पे अपभ्रंश थी, प्राकृत थी, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ब्रज ही मिलेगी आपको। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रेम तरंग की। ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। प्रेम में तरंग ही उठती हैं, इसीलिए आप मान लीजिएगा कि ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है।
आगे बात कर लेते हैं कुशल विलास की। कुशल विलास ये फफूंद के शासक कुशल सिंह के आश्रय में रहकर लिखी है और इन्हीं को समर्पित भी ये ग्रंथ है। जाति विलास की बात करें तो यह नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है और इसमें देव ने क्या किया है कि अनेक जातियों की नायिकाओं के माध्यम से श्रृंगार रस को विवेचित किया है। आप ये बताइएगा, इससे पहले जो हमने रचनाएं पढ़ी हैं अभी तक, आप उसमें किसी में बताइएगा कि किस रचना में हमने अनेक जो नायिकाएं हैं उनके विषय में देखा है। बताइएगा किसकी रचना पढ़ी है और कौन सी रचना है। यदि आप हमारी क्लासों को सीरियसली होके पढ़ रहे हैं तो बताइएगा इससे पहले हमने कौन सी रचना पढ़ी थी जिसमें नायिकाओं की जातियों के ऊपर मतलब उसमें वर्णन किया गया है अनेक प्रकार की जातियों की नायिकाओं का। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये हम इसलिए नहीं कहते हैं कि आपको याद ही हो, किसी को याद नहीं होता है। इतना विस्तृत साहित्य है, बस रिवीजन करते रहते हैं तब याद हो जाती हैं चीज़ें। इसीलिए क्या है कि अब हमने अगर आपसे बोला है ये, तो आप अपने नोट्स को उलटेंगे, वापस में बैक में जाएंगे तो आप और भी 4 रचनाओं में आप खोजेंगे तथ्यों को। ठीक है, बात कर लेते हैं देवचरित्र की। देवचरित्र की बात करें तो यह कृष्ण जीवन से संबंधित, यह है कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। यहां से भी प्रश्न बन जाएगा। 8वें नंबर पे देखिए, रसविलास, महत्वपूर्ण रचना है रसविलास। इसके विषय में जानते हैं, नायिका भेद संबंधी है, नायिका भेद संबंधी। अंतिम में जाके हम इसका भी इंडेक्स बनाएंगे। सेठ भोगीलाल को समर्पित ग्रंथ है, यह है सेठ भोगीलाल को समर्पित ग्रंथ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपका प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका के विषय में है, यह 4 प्रकाशों में विभक्त है। यह 4 प्रकाश यानी कि अध्याय में विभक्त है, 4 अध्याय में विभक्त है। यह राजा उद्योत सिंह को समर्पित है। उद्योत सिंह के आश्रय में रह के लिखी थी, के आश्रय में रहकर लिखी थी। कौन सी रचना? प्रेमचंद्रिका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 10वीं, सुजान विनोद। सुजान विनोद की बात करें तो यह ग्रंथ दिल्ली के शासक सुजान मणि को समर्पित है। शासक सुजान मणि को समर्पित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं काव्य रसायन की। काव्य रसायन या शब्द रसायन, नाम से ही पता चल रहा है रसायन का मतलब होता है मिश्रण। देखते हैं किस किस का मिश्रण इसमें किया गया है। यह देव का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यानी कि ये इसमें सभी तरह के अंगों का निरूपण इसमें किया गया है। यह 11 प्रकाशों में विभक्त है, प्रकाशों या अध्यायों में विभक्त है,
बात कर लेते हैं इसमें काव्य स्वरूप थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको लिखिएगा आप। इसमें काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, किस किस का विवेचन है थोड़ा सा देख लेते हैं। शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण वृत्ति, अलंकार, पिंगल का विवेचन किसके आधार पर किया है? का विवेचन तो आप देखेंगे काव्य प्रकाश, हम ये नहीं बताएंगे किसकी है, आप खुद से नोट कीजिएगा। काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, क्योंकि कई बार नाम आ चुका है, साहित्य दर्पण, रस मंजरी व रस तरंगिणी के आधार पर किया है। एक तथ्य और लिख लेते हैं कि इसमें 33 संचारी भावों के अतिरिक्त, इसमें 33 संचारी भाव हैं। भावों के अतिरिक्त माने जाता है कि छल नामक जो संचारी भाव है वो काव्य शास्त्र में तो भानुदत्त ने, लेकिन यहाँ पर जो 34वां संचारी भाव है, 34वें संचारी भाव क्या है? छल का उल्लेख किया है। संचारी भाव का उल्लेख कवि ने किया है, देव ने, इसीलिए ये उद्भावक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। और काव्य रसायन में ही देव ने माना है कि जो श्रृंगार है वो रसों का राजा है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी, बाकी अगले उस पर देखते हैं। देव चरित्र, ये देवों में कृष्ण को भी मान सकते हैं आप, तो ये कृष्ण से संबंधित प्रबंधात्मक काव्य है। कौन सा? देव चरित्र। बात करें आगे रसविलास की, तो इसमें नायिका भेद संबंधित है और ये सेठ भोगीलाल को समर्पित है। आपको ये जो किसको समर्पित है, किसके आश्रय में रह के लिखा है? अब सेठ भोगीलाल को यदि समर्पित है तो उन्हीं के आश्रय में रह के कवि ने इसको लिखा है। हमारा उद्देश्य 2 मिनट लेंगे यहाँ पे आपका। हमारा उद्देश्य इतना ये नहीं है कि हुबहू आपको प्रश्न मिले, हम आपको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। आपके जो 125 प्रश्न उत्तर प्रदेश की जो चयन आयोग की परीक्षा होगी उसमें आपको 125 प्रश्नों से लड़ने की, वो जो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, उन 2 घंटों में हम आपको उनसे लड़ने की मतलब जो भी रणनीति होगी उससे आपको रूबरू कराएंगे, तैयार करेंगे हम आपको उससे लड़ने का। इसीलिए हमसे जितना होता है हम फैक्ट को, जितने भी तथ्य आते हैं उनको बहुत ज़्यादा विस्तार करके यहाँ से किस तरह प्रश्न बन सकता है ये सब हम आपको बताते हैं। सीधा सीधा ये प्रश्न बनेगा ये हम नहीं कहते हैं आपसे कि हाँ जितना हम पढ़ा रहे हैं यही पेपर में आपको रखा मिलेगा। यहाँ से क्या है कि यहाँ से तैयारी करने के बाद में आपको विकल्प काटना, उत्तर तक पहुँचना, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आपकी जो वैचारिक दृष्टि है वो बढ़ जाएगी, तो आप वहाँ पे भी प्रश्नों को समझने के बाद में तार्किक रूप से भी आप उत्तर तक पहुंचेंगे। इसीलिए होता है कि जो जो रचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं उनका विश्लेषण हम यहाँ पे कर देते हैं। बात करते हैं रस विलास की, तो विलास है, जाहिर सी बात है, तो नायिका भेद संबंधी है और किसको समर्पित है? तो सेठ भोगीलाल को समर्पित है और उन्हीं के आश्रय में रह के कवि ने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे हमने इतना लिखाया है कि किसको समर्पित है? सेठ भोगीलाल को। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कवि ने जिस रचना को जिसके आश्रय में रह के लिखा है या जिसको समर्पित किया है तो उसी के आश्रय में रह के लिखा होगा। अब देव ने रस विलास को यदि सेठ भोगीलाल को समर्पित किया है तो जाहिर सी बात है कि राजा उद्योत के उसमें जाके तो लिखा नहीं होगा, आश्रय में जाके लिखा किसके में? सेठ भोगीलाल के आश्रय में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं प्रेमचंद्रिका की। यह 4 प्रकाश यानी कि अध्याय में विभक्त है, अध्यायों में। यह राजा उद्योत सिंह के आश्रय में रहकर लिखी गई है, यानी कि यह रचना प्रेमचंद्रिका राजा उद्योत को समर्पित भी है। आगे बात कर लेते हैं सुजान विनोद। यह ग्रंथ दिल्ली के शासक सुजान मणि को समर्पित है। ठीक है,
इसमें इनके शौर्य का वर्णन इसमें मिलेगा। बात करते हैं काव्य रसायन या शब्द रसायन, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। यह देव का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। सर्वांग निरूपक यानी कि इसमें जो काव्य के जो सभी जो अंग होते हैं उनका इसमें निरूपण किया गया है, यानी कि सर्व अंग निरूपण। काव्य के सभी अंगों का निरूपण किसमें किया गया है? शब्द रसायन या काव्य रसायन में। जैसे कि आपके काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, भाव, रस, अलंकार, छंद, इन सब का कहीं ना मतलब कुछ इन्होंने विवेचन किया है। यह 11 प्रकाशों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। ये महत्वपूर्ण है। कितने अध्यायों में विभक्त है? 11 में। इसमें काव्य स्वरूप, काव्य का स्वरूप क्या है? शब्द शक्तियां, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण वृत्ति, अलंकार, पिंगल यानी कि छंद, काव्य विवेचन, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी व रस तरंगड़ी के आधार पर किया है। रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इनको एक बार को छोड़ भी दोगे तो भी आप पकड़ ले जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रस मंजरी और रस तरंगड़ी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रीतिकालीन रचनाएं हैं के आधार पर किया है। इसमें 33 संचारी भावों के अतिरिक्त देव ने क्या किया है? देव के विषय में माना जाता है कि देव ने 34वें जो छल नामक संचारी भाव है उसके उद्भावक देव हैं। वैसे भानुदत्त हैं, लेकिन हिंदी में अगर बात करें तो रीतिकालीन कवि देव हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। देखिए हम कथन और पंक्तियां नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी इतना विस्तृत आपको दे रही है कि रचनाओं में ही पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है। समय ही नहीं मिल पाता कि एक पंक्ति भी आपको समझा दें। अविदा उत्तम काव्य है, कुछ भी नहीं समझा पाते हैं। अगली रचना पे बात कर लेते हैं। सुख सागर तरंग, महत्वपूर्ण रचना है सुख सागर तरंग, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट करके चलिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है यह है, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। यह रचना नरेश अली अकबर खां के आश्रय में, नरेश अली अकबर खां के आश्रय में रहकर लिखी थी, ठीक है। यह इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। यह इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसका संपादन, इस ग्रंथ का संपादन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनने लगे हैं अब। मिश्र बंधुओं के पिता कौन थे? तो बालदत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया था, ठीक है। 13वें नंबर पे बात कर ले राग रत्नाकर की। राग रत्नाकर यह संगीत, यह 2 अध्यायों में विभक्त है, संगीत विषयक ग्रंथ है। यह संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो लक्षण ग्रंथ है, संगीत विषयक। बात कर लेते हैं राग रत्नाकर के बाद में 14 नंबर पे देव शतक या इसी का दूसरा नाम है वैराग्य शतक। यह अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। यह है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है।
इसमें जीवन और जगत की जो रहने दीजिएगा, इसमें वैराग्य शतक वही है जब जीवन और जगत से मोह भंग हो जाता है, उसके बाद का इसमें वर्णन है। देव माया प्रपंच लिखिए, देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच संस्कृत के, यह है संस्कृत के कृष्ण कवि द्वारा रचित, कृष्ण कवि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। नाटक है ना ये प्रबोध चंद्रोदय, इसी का अनुवाद है। सुख सागर तरंग, अच्छा सुख सागर तरंग हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक विवादित प्रश्न रहता है, देव और बिहारी, देव और बिहारी, ये है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। क्योंकि विवाद चला था देव बड़े हैं कि बिहारी, और दूसरी रचना है बिहारी और देव, बिहारी और देव, ये है लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। ठीक है, आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। अलंकार निरूपण में, अलंकार निरूपण में कवि देव ने आचार्य केशवदास का अनुसरण किया था, केशवदास का अनुसरण किया था। ठीक है, कवि देव का स्थान नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में सबसे ऊंचा है। कवि देव का स्थान नायिका भेद की रचना करने वालों में, नायिका भेद की रचना करने वालों में सबसे ऊंचा है। इसी के साथ में एक पॉइंट और लिखिएगा, देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की थी। देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति, काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की थी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में एक साथ ही आपको समझाते हैं क्योंकि क्लास की इतिश्री होनी है यहीं पे। चलिए बात कर लेते हैं सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग, पहली बात तो यह है कि इसमें अनेक लक्षण ग्रंथों के आधार पर इसमें किया गया है। यह नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। किसके समय में लिखी थी? तो दिल्ली के नरेश थे अली अकबर खां, इनके आश्रय में इन्होंने रहकर लिखी थी, यानी कि ये रचना इन्हीं को समर्पित है। यह इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, कवि देव का अंतिम लक्षण ग्रंथ निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सुख सागर तरंग को। इस ग्रंथ का संपादन, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनेगा आगामी आने वाली परीक्षाओं में, ऐसा अनुमान लगता है। इस ग्रंथ का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता कौन थे? बाल दत्त मिश्र ने कब किया था? 1897 ईस्वी से। ठीक है, अगली है राग रत्नाकर। यह 2 अध्यायों में विभक्त है। यह संगीतज्ञ विषय से संबंधित है। राग रत्नाकर, राग आपको पता ही है कि संगीत में राग होते हैं, तो इसीलिए 2 अध्यायों में है। देव शतक या वैराग्य शतक, यह आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। और आपका जो है वैराग्य शतक, इसमें क्या है, जीवन और जगत की जो निस्सारता होती है उसका आध्यात्मिक रूप से इसमें विवेचन किया है देव ने। बात कर लेते हैं देव माया प्रपंच। यह संस्कृत के कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है उसका पद्यबद्ध हिंदी में अनुवाद किया गया है। देव और बिहारी की बात चली थी कि देव बड़े हैं कि बिहारी, तो इसमें बात कर लेते हैं देव और बिहारी से संबंधित जो रचना है ये है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। बाद में जिसमें बिहारी है वो रचना बिहारी की है, और बिहारी और देव यानी कि जिसमें देव बाद में है, यानी कि देव और दीन यानी कि लाला भगवान दीन की ये रचना है।
कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा कवि माना है और लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा कवि माना है। ठीक है। अलंकार निरूपक में कवि देव ने आचार्य केशवदास का अनुसरण किया था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आचार्य कवि देव ने आपका जो है अलंकार निरूपण में किस रीतिकालीन कवि का अनुसरण किया था? तो केशवदास का। कवि देव का स्थान नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में सबसे ऊपर है। ठीक है। देव ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की थी। कौन सी? जो चौथी आपकी तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति है उसकी कल्पना की थी, और इसी के साथ में 34वें छल नामक संचारी भाव की। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवियों में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे कवि बचे हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कवि हैं उनको 2 से 3 कवियों को एक क्लास में देख सकते हैं, लेकिन जो एक बड़े कवि होते हैं उनको हम एक ही क्लास में देखेंगे। अब जैसे देव थे, अच्छे बड़े कवि थे, और इन्हीं के साथ में अभी जबकि हमने इनकी पंक्तियाँ और बाकी चीज़ें नहीं देखी हैं, वो सब हम आपको PDF के माध्यम से दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप क्लास को शेयर करना ना भूला करिए, लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको कमेंट उचित लगता है, आप जो भी आपको उचित कमेंट लगता है आप कमेंट किया कीजिए। आपका कमेंट जो होता है थोड़ा सा उत्साहवर्धन हमारा हो जाता है। आप क्लास देखते हो, लाइक कर देते हो, तो हमें लग जाता है कि हाँ, इतने कैंडिडेट हैं जो हमारी क्लास देख रहे हैं, इतने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक विधिवत रूप से हमारी क्लास ली है। अगर आप लाइक कर देते हो, और इसी के साथ में देखिए, हम इतना मेहनत के बाद भी आपको कह रहे हैं कि हम आपसे कोई भी विनय नहीं कर रहे हैं, हम बस आपसे इतना ही कहते हैं कि क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपको उचित लगता है वो कमेंट कीजिए। हो सकता है किसी एक का उद्धार आपके हाथों में रखा हो, इसीलिए कहते हैं कि समय से यदि किसी के पास ये क्लासेस पहुंच जाएंगी तो उसकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। हम तो जितना दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और थी कि कोई भी हमें देखिए अनावश्यक कॉल हमें ना कीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेते हो, उसके बाद में देखिए जो इंक्वायरी नंबर है आप उसी पे कॉल कीजिए, और उसी पे कॉल करने का समय शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। आपकी कोई भी समस्या है हिंदी विषय से संबंधित, चाहे आप एक शोधार्थी के रूप में काम करना चाह रहे हो, आप नेट हो, JRF हो, PhD फिल करना चाह रहे हो, सनॉप्सिस है, मतलब आप एज ए किसी भी उसके लिए हमें फ़ोन कर सकते हो, निसंकोच आप हमें फ़ोन कर सकते हो। आपको कहीं दुविधा हो रही है, मतलब आपका जो अहर्ता को लेके कॉम्बिनेशन नहीं है या कुछ है, तो आप उसके लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन यूं ही आप मैसेज हमें ना कीजिएगा कि मैम हम ये हैं, हम ये हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। आपके लिए 3 क्लासेज तैयार करना, उनसे पहले नोट्स तैयार करना बहुत समय लगता है, और सारा तथ्य ये देखना कि हाँ प्रश्न यहाँ से बनेगा भी कि नहीं बनेगा। बहुत मेहनत के साथ में आपको क्लासेस दी जा रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है अपने में। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं फ्री क्लास दे रही हूँ, मैं आप पे कोई उपकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का सानिध्य है, आप लोगों का सानिध्य है जो मुझे ये कदम बढ़ाने की ओर मैंने और सोचा, और उसके बाद में इस कदम को आगे बढ़ाती चल रही हूँ। तो आप क्लासों को लेके या हमें पर्सनली ये मैसेज तो ना कीजिएगा कि मैम आप चाहे हमसे हमें पेड बैच दे दो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है ये क्लास। ऐसा नहीं है कि मैंने आदिकाल आपको बीच में से छोड़ दिया हो, भक्ति काल आपको आधा पढ़ाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे क्लासों की कीमत क्या है और क्लासें किस स्तर तक हमें मिल रही हैं। हम बता रहे हैं कि अभी तक हमने देव तक पढ़ा है, जितने कवियों को आपने रीतिकाल में पढ़ा है और उससे पहले भक्ति काल में, आदिकाल में जो पढ़े हैं, वहाँ से आप अपना सेट लगाइए कोई भी, और उसके बाद देखिए कि आपका प्रश्न छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। एक कोई कमेंट आया था व्हाट्सएप ग्रुप में गोरखनाथ की पंक्तियों के लिए, तो देखिए गोरखनाथ की पंक्तियाँ और उनके संबंध में जो कथन थे, कथन तो हमने लिखवा दिए थे, पंक्तियाँ आपको आदिकाल वाली PDF में मिल जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। बाद में होगा तो उसको दोबारा से भिजवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले कवियों के साथ में, देखेंगे उन्होंने रीतिकाल को किस रूप में नायिकाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास।